डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक्स का लास्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट 8 स्टडी करने जा रहे हैं और इसमें ज़रा आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीज़ रोज़ एंड कॉलम्स, किस तरह से रोज़ और कॉलम्स को फ्रीज़ करते हैं और ये क्या होते हैं, फ्रीजिंग से क्या मुराद है। डेट फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अक्सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ख़ासी इसकी एप्लीकेशन होती है और काफ़ी इन पर जो है ना वर्क करना पड़ता है। और जो अक्सर अदारों में ज़ाहिर है डेट्स होती हैं, गिवन होती हैं आपके कॉलम्स में, तो वहाँ पे उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है। फार्मूला हाइडिंग, किस तरह से फार्मूला हाइड किया जाता है। वी लुकअप फंक्शन, हॉरिजॉन्टल लुकअप फंक्शन क्या होता है। वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल, क्या इसकी एप्लीकेशन है। इंस्टेंट शॉर्टकट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जिस तरह से आपने देखे थे शॉर्टकट्स, शॉर्टकट कीज़, इसी तरह एक्सेल में भी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं इससे रिलेटेड, हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। फ्रीज़ अनफ्रीज़ रोज़ एंड कॉलम्स। देखिए, आप अक्सर जब एक्सेल शीट पर काम करते हैं तो आपको देखें डिफरेंट पेजेस पर आपको ब्राउज़ करना पड़ता है, नेविगेट करना पड़ता है। आप अगर पेज डाउन जा रहे हैं, पेज डाउन करके पेज सेकंड पर आए, पेज थर्ड पर आए, या इसी तरह अगर आप राइट साइड पर जो राइट साइड पर जो कॉलम्स हैं उनको अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेडिंग जो टॉप रोज़ पर अगर कुछ हेडिंग्स थी वो विजिबल रहें, बाकी ऑनवर्ड्स जैसे ही आप नेविगेट करते हैं वो स्टार्ट की जो आपकी हैं चीज़ें, फॉर एग्जांपल कॉलम हो सकता है या कोई रो हो सकती है जिन्हें आप चाहते हैं कि वो विजिबल रहें आगे नेविगेट करते हुए, तो आप उसको फ्रीज़ करेंगे। Let's read it. The freeze option freezes a row or column so that it is always displayed even as you navigate through the spreadsheet. जैसे जैसे आप नेविगेट करें, अगर वो आपने फ्रीज किए हुए रोज एंड कॉलम्स वो आपको विजिबल रहेंगे, डिस्प्लेड रहेंगे। वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। इसमें ऐसा होता है कि आपके पास अगर एक टेबल गिवन है, तो आप एक कॉलम को सर्च करते हैं इनफैक्ट, और कॉलम में जहां आपको वो वैल्यू मिल जाती है, आपकी मतलूबा वैल्यू, उसके अगेंस्ट फिर आप दूसरा कॉलम सर्च करते हैं। आप उसको दूसरे कॉलम में जहां वो वैल्यू मिल जाती है आपको, वो आप डिस्प्ले करवा देते हैं। इट इज़ अ फंक्शन दैट मेक्स एक्सेल सर्च फॉर सर्टेन वैल्यू इन अ कॉलम। यानी आपने एक कॉलम को सर्च करना है इनफैक्ट, इसीलिए इसको वर्टिकल कहा जा रहा है। वर्टिकल मीन्स एक कॉलम, तो आप वर्टिकली एक कॉलम को सर्च करेंगे जहां आपको वो वैल्यू मिल जाती है, उसके अगेंस्ट आपने दूसरे कॉलम को देखना है। जस्ट इतना सा काम आपने करना है, दूसरे कॉलम में जो वैल्यू आपको मिलेगी उसके वैल्यू के अगेंस्ट वो आपने डिस्प्ले कर दें। तो ये वी लुकअप फंक्शन एक ख़ासा यूज़ होने वाला फंक्शन है और इसकी बड़ी कॉमन एप्लीकेशन है। तो ये वैल्यू रिटर्न कर देता है दूसरे कॉलम से। वी लुकअप में फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक एग्जांपल नोट की थी। इसमें आपके पास सपोज़ एक प्रोडक्ट आईडी कुछ गिवन है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, हर प्रोडक्ट की कोई आईडी आपके पास जो है जब आप स्टोर करते हैं इन्वेंट्री में तो उसके अगेंस्ट होती है। अब सपोज़ मैंने एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटी 1, क्वालिटी 2, क्वालिटी 3, 3 तरह की प्राइसेस मैंने उसमें जो है वो दर्ज की हुई हैं। सपोज़ आप चाहते हैं कोई इस तरह से, ज़रा बॉटम पर देखिएगा, ये जो मेरे पास है ना प्रोडक्ट आईडी और प्राइस, मैं चाहता हूँ P7 प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट मुझे थर्ड क्वालिटी का जो रेट है वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। यानी जो भी मैं यहाँ पर आईडी लिखता हूँ, यहाँ मैंने P7 लिखा तो मुझे उसने 41 दे दिया। फॉर एग्जांपल देखिए P7 के अगेंस्ट 41 आ रहा है Q3 कॉलम में। तो मैं चाहता हूँ अगर इस तरह से, यानी मैं जो भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर P7 के बजाय P9 देता हूँ तो फिर P9 आप देखें P9 के अगेंस्ट Q3 में कौन सी वैल्यू है, P37 है, तो P37 मुझे दे देगा। तो ये चीज़ कैसे होगी, इसके लिए मुझे एक वी लुकअप का फार्मूला कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और जहाँ पे देखिए 41 लिखा हुआ ना बॉटम पर, इस पर जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ मैं फार्मूला लिखूँगा वी लुकअप का, देखिए आपको फार्मूला बाद में नज़र आ रहा है। फार्मूला इज़ इक्वल टू वी लुकअप, फिर मैंने B21 एड्रेस दिया। ये B21 किसका एड्रेस है, देखिए यहाँ पर, ये जो मैं जहाँ पॉइंट करूँ P7, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू लिखूँगा आखिरकार वही वैल्यू यहाँ इस कॉलम में सर्च होगी और वो इसको सर्च करेगा। सपोज उसको मिल गई, यहाँ पर मिल गई, ये देखिए 11 रो में उसको वैल्यू मिल गई और उसके अगेंस्ट उसने देखना है ये वाला कॉलम Q3 वाला, उसको जो भी वैल्यू मिली, यहाँ 41 मिली या जो भी मिला वो उसने डिस्प्ले कर देना। तो उसको आपने यानी फार्मूला आपने कहाँ लिखना है, इधर जहाँ 41 लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर जहाँ आप चाहते हैं कि वो वैल्यू तलाश होकर सेकंड कॉलम से आपको दे दे, तो यहाँ पर आप फार्मूला लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ इज इक्वल टू वी लुकअप, फिर आपने B21 यानी ये जो है ना जहाँ P7 को जिसको सर्च करना है, इस यानी ये भी तो किसी सेल में पड़ा हुआ है और इसका एड्रेस आप दे देना है, दैट इज़ B21, कॉमा डालकर आपने रेंज देनी है। फॉर एग्जांपल किस टेबल में से आप सर्च करवा रहे हैं, मैंने देखें यहाँ से लेकर A3 से लेकर D17 तक इस टेबल की मैंने बाउंड्री दे दी तमाम, ताकि डोमेन दे दी और इसमें से वो सर्च करेगा। उसके बाद देखिए कॉमा डालकर मैंने 4 लिखा। ये 4 क्यों लिखा, क्योंकि Q3 का कौन सा कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी वो डायरेक्ट जाएगा फोर्थ कॉलम में। अगर उसको वैल्यू मिल जाती है प्रोडक्ट आईडी में, कोई भी आईडी मिल जाती है, P7 जिस तरह उसको मिल गई, फिर वो गया कौन से कॉलम में, फोर्थ कॉलम में, Q3 वाले कॉलम। ज़ाहिर है आप यहाँ पर जो भी नंबर देंगे ना, मैंने यहाँ 4 दिया तो इसलिए फोर्थ कॉलम में गया। अगर यहाँ आप 3 देंगे तो वो Q2 वाले कॉलम में आकर देखेगा और तलाश कर लेगा जो भी उसके अगेंस्ट वैल्यू। राइट, उसके बाद देखिए कॉमा डाल के मैंने एंड पर 0 लिखा। 0 इसलिए लिखा, यहाँ दो ही वैल्यूज़ में लिख सकता हूँ, आखिरी जो मेरे पास 4 जो जगह है ना, यहाँ मैं 0 या 1 ही लिख सकता हूँ। और 0 मैं इसलिए लिखूँगा ताकि वो एग्जैक्ट मैच, 0 है एग्जैक्ट मैच के लिए, जबकि 1 है अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए। अप्रॉक्सीमेट से मुराद अगर करीब करीब कोई वैल्यू होगी वो दिखा देगा उससे अबव, जबकि यहाँ मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू हो, और वो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 0। ज़रा इसको जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो थोड़ा मज़ीद आपको वाज़ेह होगा। नेक्स्ट जनाब आपका है हॉरिजॉन्टल लुकअप। जिस तरह आपका वर्टिकल लुकअप था, बिल्कुल इसी तरह हॉरिजॉन्टल लुकअप है। इसमें आप क्या करते हैं, मैं आपको पहले एग्जांपल से समझा देता हूँ, बाद में इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। आपके सामने देखिए दो रोज़ हैं ए और बी की। हाँ, ए की रो में भी कुछ वैल्यूज़ हैं 4, 5, 1, 10, 12 ये वाली। इसी तरह बी की रो में भी कुछ वैल्यूज़ हैं। तो इसमें होता ये है कि आपका जो फंक्शन है ना हॉरिजॉन्टल लुकअप का, ये हॉरिजॉन्टली तलाश करता है। जिस तरह वर्टिकल में वर्टिकली आप एक कॉलम में तलाश कर रहे थे और फिर उसके साथ वाला कॉलम देखते थे, तो यहाँ पर आप पहले एक रो को तलाश करेंगे। जिस तरह ए की रो है उसको तलाश करेंगे, कंप्लीट ए की रो को आप एंड तक जो है वो ब्राउज़ करेंगे और उसमें देखेंगे वो वैल्यू तो नहीं मिली। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लुकअप का एक फार्मूला लिखा। यहाँ देखिए बी के नीचे जो 2 लिखा हुआ है ना, इधर मैं चाहता हूँ कि मुझे वो वैल्यू मिल जाए जो भी ए के अगेंस्ट। अब ए में सपोज़ मैं जो भी वैल्यू दूंगा मेरी मर्ज़ी है, मैंने यहाँ 1 दिया, तो ज़रा देखें 1 के अगेंस्ट क्या वैल्यू आ रही है, 2, तो ये मुझे उसने दे दिया 2। मगर ये 2 उसने कैसे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ एक फार्मूला कॉन्फ़िगर किया हुआ है हॉरिजॉन्टल लुकअप का। तो ये हॉरिजॉन्टल लुकअप क्या करेगा, ये 1 को तलाश करेगा। यहाँ 1, यहाँ मैंने 1 दिया, यहाँ मैं जो भी दूंगा, यहाँ मैंने 5 अगर दूंगा तो ये 5 के अगेंस्ट मुझे 7 दे देगा। तो इट मीन्स यानी फार्मूला आपने यहाँ नहीं लिखना ए के अगेंस्ट, बल्कि आपने बी के अगेंस्ट यहाँ लिखना है, क्योंकि आपको बी के अगेंस्ट वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो आप गए इसमें इसकी फार्मूला बार में आपने क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल लुकअप A10 किसका है, उसी तरह जिस तरह वर्टिकल लुकअप में आपने इस 1 का एड्रेस दिया था, जिस तरह ये है ना 1, ठीक है, इस 1 का अगेंस्ट, कि आप इस 1 को तलाश कर रहे हैं रो 1 में, रो ए में, तो इसलिए आप यहाँ देंगे A10। उसके बाद रेंज देंगे आपने, रेंज कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से A4 से लेकर H5 तक की आपने रेंज दे दी। और उसके बाद आपने कॉमा 2 दिया। कॉमा 2 क्यों दिया, क्योंकि आपने देनी है रो, कौन सी वाली रो को आप तलाश करवाना चाहते हैं। ये देखिए ये आपकी पहली वाली रो है और ये दूसरी वाली रो है जो आपने सेलेक्ट की ना, रेंज यहाँ से यहाँ तक, उसकी 2 ही रोज़ हैं, एक पहली और दूसरी। आप पहली रो को तलाश करना चाह रहे हैं, दूसरी को या तीसरी को या चौथी को, जो भी रो आप तलाश करना चाह रहे हैं जिसके अगेंस्ट आप वैल्यू को पिक करना चाह रहे हैं, आप उसका नंबर दे देंगे जिस तरह आपने कॉलम का नंबर दिया था वर्टिकल लुकअप में। तो यहाँ मैंने क्या दे दिया, 2 दे दिया। और उसके बाद जनाब मैंने कॉमा डाल के 0 लिखा, क्योंकि मैं एग्जैक्ट मैच चाहता हूँ। राइट, इसको हम ज़रा फर्दर प्रैक्टिकल करेंगे, इसकी ज़रा डेफिनेशन भी देख लें। Horizontal lookup stands for horizontal lookup. It can be used to retrieve information from a table by searching a row for the matching data and outputting from the corresponding column. यानी ये आपकी क्या रिट्रीव करेगी डाटा रो से, पहले एक रो में पहले तलाश करेगी डाटा, जो भी वैल्यू उसको अगर वो मैच हो जाती है उसके अगेंस्ट फिर वो दूसरी रो को देखेगी और वहाँ से वैल्यू को पिक करके आपको रिजल्ट दे देगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे वर्टिकल लुकअप काम करता है, ये भी उसी तरह काम कर रहा है, सर्च कर रहा है एक रो को। राइट जी, उसके बाद जनाब हम देखेंगे कुछ डेट फंक्शंस।
फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे का जो फंक्शन है हमने किया भी था। मैं जैसे अगर मुझे टुडे का फंक्शन यूज़ करता हूँ तो मुझे करंट डेट मिल जाएगी सिस्टम की। अगर मैं नाउ यूज़ करता हूँ तो मुझे करंट टाइम एंड डेट दोनों, टाइम भी मिल जाएगा डेट के साथ। अगर मैं डे का फंक्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे क्या मिलेगा। सपोज समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास ना सेल्स में डेट लिखी होती है, लेकिन उसमें से आपको डे का आइडिया नहीं हो रहा था कि ये डे है या मंथ है। तो फिर आप क्या करेंगे, डे का फंक्शन यूज़ करेंगे और फिर उस सेल का एड्रेस पास कर देंगे इसको, तो फिर ये डे का फंक्शन आपको बता देगा उसमें से ये वाला डे है। इसी तरह मंथ का भी यही हिसाब। अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं डे है या मंथ है ये, तो आप मंथ का फंक्शन यूज़ करके उसमें से मंथ जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। राइट, अगर आपको ईयर चाहिए किसी भी डेट में से, मगर शर्त ये है कि डेट ऑलरेडी लिखी हुई हो, ठीक है। और डेट ज़ाहिर है लिखी होती है तो तीनों चीज़ें मेंशन होती हैं, डे, मंथ एंड ईयर। किसी भी सेल में तीनों चीज़ें होंगी, तो उस सेल पर आप ये तीनों फंक्शंस जो है ना, ये वाला एक ये डे, मंथ और ईयर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनाब डेट का फंक्शन है। डेट का फंक्शन आपको सपोज आपके पास 3 सेल्स हैं, ठीक है। एक सेल में डे है, एक सेल में मंथ है, एक सेल में ईयर है। आप चाहते हैं किसी चौथे सेल में इन तीनों को कंबाइन करके एक डेट बनाना चाह रहे हैं, तो फिर ये डेट का फंक्शन आप इस तरह से यूज़ करके उनको एक ही तरह से एक डेट बना सकते हैं, उनको एक डेट की फॉर्म दे सकते हैं। वी विल एक्सप्लोर इट। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डेट्स, ये एक बड़ी यूज़फुल ऑप्शन है। समटाइम्स आपको कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ती है डेट्स वाइज आपको, कि अब से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ये तो मैंने चले 5 डेज़ है, आप उंगलियों पे भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जनाब 69 डेज़ के बाद, ठीक है, तो मेरी कौन सी डेट आ जाएगी, ठीक है। फिर उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल होगा। फिर उसके लिए फिर आपको जो है यही एक्सेल पे आप अगर अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि एडिंग 5 डेज़ टू करंट डेट, कौन सी डेट आती है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग 5 डेज़ फ्रॉम करंट डेट। इसी तरह 5 मंथ्स ऐड करने हैं, 5 मंथ्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, या 5 इयर्स ऐड करने हैं, या 5 इयर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं। आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट डिफ, ये डेटेड इफ़ नहीं है, इनफैक्ट ये क्या है, डेट डिफरेंस से निकला है, डेट डिफ। कि आपने डेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे करें, फॉर एग्जांपल आपसे अगर कहा जाए कि आप अपनी एग्जैक्ट एज फाइंड करें। समटाइम्स आप जब जॉब्स एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं तो आपको एग्जैक्ट डेट, गवर्नमेंट जॉब में जब आप अप्लाई करते हैं ना, आपको एग्जैक्ट डेट देनी पड़ती है। तो आपको ज़ाहिर है फिर कंप्यूट करनी पड़ेगी एग्जैक्ट डेट। और वो अगर आपको एक्सेल में कंप्यूट करनी है, या अगर काफ़ी सारी, ये तो चलें आप अपनी तो कंप्यूट कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत सारी आपके बड़े लेवल पे हज़ारों के हिसाब से करनी पड़ जाएँ तो फिर एक्सेल ही उसका एक हल है। और तो उसके लिए फिर ये आपके वो डेट ऑफ बर्थ भी सब एम्प्लॉयज़ की और सब कैंडिडेट्स की गिवन होगी आपके पास एक्सेल शीट में। और फिर साथ पे जो मौजूदा डेट है आपकी, ज़ाहिर उसी में से फिर आप वो माइनस करेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एक्सेल में रहते हुए, तो वो आप उसके लिए डेट डिफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। राइट जी। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको ज़रा देख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंस्टेंट सम लेना है तो हम ऑल्ट इज़ इक्वल टू की कमांड यूज़ करेंगे। वैसे तो आप ऑटो सम करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए मेन्यू पर जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप फ़ौरन से जस्ट शॉर्टकट की से आप करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। कंट्रोल 1 से हम फॉर्मेट कर सकते हैं सेल्स को। शिफ्ट डाउन से आप, शिफ्ट डाउन एरो की से आप सेल्स को नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही फाइल हैंडल भी अगर आपने अप्लाई करना है, जिस तरह आप वो करते हैं ना फिल सीरीज़ वाली, तो उसके लिए फिर क्या है, आपकी कंट्रोल D की ऑप्शन है नीचे वाली। आप पहले शिफ्ट दबाकर एरो डाउन एरो करेंगे, उसके बाद फ़ौरन जब वो सिलेक्ट हो जाएगा फ़ौरन से फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल+D, ताकि वो फार्मूला उन सब सेल्स पर अप्लाई हो जाए। Shift+F3 है जनाब फॉर इंसर्टिंग द फंक्शन, इससे आपका फंक्शन की जो विंडो है ओपन हो जाती है। टैब हम अक्सर यूज़ करते हैं नेक्स्ट सेल के लिए, राइट साइड पर नेक्स्ट सेल में जाने के लिए। लेकिन अगर आपने बैक जाना है उसी तरह लेफ़्ट साइड पर नेविगेट करना है, बैक सेल जिसे हम कह रहे हैं, तो वो प्रीवियस सेल शिफ्ट टैब्स।
इसके अक्सर मैं यूज़ करता होता हूँ समटाइम्स। आप जब देखिए रेंज दे रहे होते हैं ना, रेंज स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, तो मैंने किसी और समटाइम गलत अगर क्लिक हो गया तो वो फिर एकदम से गलत हो जाता है। तो फिर वो कोई और आपकी रेंज में, आपकी जो जहाँ आप उसकी रेंज दे रहे हैं ना, कोई और गलती से सेल पे क्लिक हो गया और आपको पता लग जाता है हाँ जी गलत हो गया, अब उसको बैक करना है तो आप स्केप करेंगे फ़ौरन से, वो न्यूट्रल कर देगा, उसको ज़ीरो पर ले आएगा। समटाइम्स अगर आपने सेल्स को एडिट करना है कि जिस कोई सेल एक सेलेक्टेड है उसको एडिट करना है, आपके पास या तो दो उस पर डबल क्लिक करें तब भी वो एडिटेबल मोड में आ जाएगा, या अगर आप F2 पे क्लिक करें तब भी एडिटेबल मोड में आ जाएगा। अब ज़रा इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम फ्रीज़ कॉलम या फ्रीज़ रोज़ को ज़रा देखते हैं। देखिए आपने ये जो पहला लाइन है, पहले एक दो लाइन है, इनको अगर आपने फ्रीज़ करवाना है, ठीक है, तो इसको कैसे करा सकते, इसको पहले सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप गए व्यू में, ठीक है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैंने दोबारा गया व्यू में और मैंने फ्रीज़ पेन्स पर आके फ्रीज़ पेन कर दिया। अब ये जो है फ्रीज़ हो गया। अब सपोज़ मैं नेविगेट करके नीचे भी अगर जाता हूँ, देखें मैं नीचे जा रहा हूँ, ये मेरे पास जाते जा रहा हूँ लेकिन वो फ्रीज़ हो गया। तो इस तरह से मैं अगर जहाँ तक मैं फ्रीज़ करवाना चाहता हूँ, जितनी भी रोज़ फ्रीज़ करवाना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। और अगर मैं इसको बैक करना चाहता हूँ तो वापस जाकर यहाँ पर अनफ्रीज़ कर दूँ, ये अब अनफ्रीज़ हो गया। इसी तरह मैं अगर कॉलम को चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, ये अगर फ्रीज़ हो जाए और मैं देखिए अभी मैं राइट साइड पर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, वो गायब हो गया। तो मैं चाहता हूँ ये मेरा पेन फ्रीज़ हो जाए, और ये इसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम, ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं राइट साइड पर जाऊँगा तो वो फ्रीज़ रहेगा। अब देखिए मैं राइट साइड पर जा रहा हूँ और तो वो फ्रीज़ है। तो इस तरह से मैं फ्रीज़ कर सकता हूँ। तो ये एक समटाइम्स काफ़ी आपको हेल्पफुल होता है ये, जब आप बड़ी शीट्स को ब्राउज़ कर रहे हो, तो वो जो स्टार्ट की नंबरिंग होती है, चाहे वो लेफ़्ट साइड पर है, चाहे वो टॉप पर हेडिंग है आपकी कोई, तो वो आपके लिए बड़ी कन्वीनियंट होती है। बिल्कुल इसी तरह आपने इसको अगर माइनस करना है, इससे अनफ्रीज़ करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, या सिलेक्ट किए बगैर भी आप इसको अनफ्रीज़ करेंगे ना, तो यहाँ से ये अनफ्रीज़ हो जाएगा, जो भी आपने फ्रीज़ किया हुआ है इसमें वो अनफ्रीज़ हो जाएगा। राइट जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ज़रा देखते हैं वी लुकअप कैसे वर्क करता है। थोड़ा सा अब आपको आइडिया हो गया वर्टिकल लुकअप का। अब देखते हैं कैसे वर्क करेगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडी का टेबल है, कॉलम है, जिसमें तमाम प्रोडक्ट्स की आईडीज़ गिवन है, जबकि उसके बाद डिफरेंट क्वालिटीज़ की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस यहाँ पर गिवन है, 3 कॉलम्स बने हुए हैं। अगर सपोज़ आप चाहते हैं कोई ऐसा यहाँ पर कोई फार्मूला लगाना चाहते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी लिखें तो आपके पास यहाँ पर क्वालिटी 3 की प्राइस आ जाए। इसी तरह एक और भी आप इसी तरह से बना सकते हैं, भाई यहाँ पर आप प्रोडक्ट आईडी लिखें और यहाँ पर आपकी क्वालिटी 2 की प्राइस आ जाए। इसी तरह आप क्वालिटी 1 के साथ भी आप बना सकते हैं। यानी आपको इससे मुराद ये है कि आपको फिर तलाश नहीं करना पड़ेगा, आपको जो है ना इस तरह से टेबल, खासा बड़ा टेबल है, अगर 1000 लाइन्स का अगर कोई टेबल है तो वो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपने जस्ट यहाँ पर आईडी लिखनी है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट वो उस क्वालिटी की प्राइस दे देगा। तो वो तभी मुमकिन है कि आप इस तरह से अगर वी लुकअप टाइप कोई फार्मूला अगर कॉन्फ़िगर कर दें तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो ज़रा देखें, मैं प्राइस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ। अब देखिए वी लुकअप के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की आईडी लिखूँ और यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस दे दे, जो भी मेरी मतलूबा प्राइस है, क्वालिटी 3 या क्वालिटी, सपोज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ क्वालिटी 3। इसी तरह मैं ये यहाँ पर भी एक ड्रॉ कर लेता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ क्वालिटी 2 का। सपोज़ मैं दो कन्फिगर करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे फार्मूला, यहाँ पर मुझे रिज़ल्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लिखूँगा फार्मूला इज़ इक्वल टू वी लुकअप स्मॉल पैरेंथेसिस स्टार्ट। जैसे आप स्टार्ट करेंगे इसके बाद ये आपने इसका सेल एड्रेस देना है, और इसका सेल एड्रेस क्या है, F7, जहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है ना, ये वाला, दिस F7 कॉमा, कॉमा के बाद आपने देखिए टेबल अरे मांग रहा है, वो टेबल अरे से मुराद आपने जहाँ तक सर्च करना चाह रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सर्च करेगा, उसे जहाँ P7 मिलेगा ना, वो वहीं उसके अगेंस्ट फिर उसने दूसरा कॉलम देखना है। तो यहाँ उसने ये आपने दे दिया। उसके बाद आप क्या देंगे,
कॉलम का, ये जो कॉलम है ना Q3, कौन सा कॉलम है? ये चौथा कॉलम है, 1 2 3 4, यानी चौथा कॉलम। तो यहाँ लिख देंगे आप 4, और 4 के बाद कॉमा डालकर 0 लिख देंगे, क्योंकि आप चाहते हैं एग्जैक्ट मैच हो। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो उसने दे दिया 41। अब देखिए मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, P7 के बजाय मैं जनाब P2 देता हूँ, P2। जैसे ही एंटर करता हूँ उसने मुझे 51 दे दिया, ये वाला, यानी। और ये Q3 में से मैं फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं इसको Q2 का भी मैं एक वो बना सकता हूँ और इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, इज़ इक्वल टू वी लुकअप अगेन उसी तरह का फार्मूला आपने चाहिए, और इसका आपने एड्रेस देना है। ये वाला जो सेल है ना, इसका यहाँ पे क्या एड्रेस है इसका, I7, तो आप यहाँ I7 देंगे, I7 जिसको आपने तलाश करना है। कॉमा के बाद आपने रेंज देनी है टेबल की जिसमें सर्च करना है। अगेन ये रेंज दी, फिर आपने कॉमा डालकर अब आप Q2 का ज़ाहिर है वो करना है आपने। तो Q2 अपना कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो यहाँ आपने 3 दे दिया, कॉमा डाल के 0 कर दिया, और फिर 0 राइट, और इसको कर दिया एंटर। तो ये देखिए P7 के अगेंस्ट वैल्यू वो थर्ड कॉलम में से उठा रहा है। देखिए ये जो है ना आपके पास, ये वाली थर्ड कॉलम में से उसने वैल्यू उठाई। बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ अगर P3 करता हूँ तो क्या आता है, P3 जैसे ही एंटर किया उसने मुझे 170 दिया। लेट्स चेक, P3 के अगेंस्ट 170 दे रहा है, ये ठीक दे रहा है, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये था फार्मूला वी लुकअप का, और बड़ा आपके लिए जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ हों तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीज़ों को फाइंड करना। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लुकअप। नेक्स्ट हमारे पास है जी हॉरिजॉन्टल लुकअप। क्या होता है ये आप ज़रा देख चुके हैं, बस इतना आपने याद रखना है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक रो है ये वाली रो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए ये वाली, ये एक रो है आपके पास। आपका अगर हॉरिजॉन्टल लुकअप को आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो ये वाली रो तलाश करेगा, ठीक है। सपोज़ आपने इस रो में से 10 को अगर सर्च करना है, वो 10 आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट दूसरे रो में जो वैल्यू है 17, बस वो आपको रिजल्ट दे देगा। तो इसने रो को तलाश करना है इनफैक्ट, जबकि वर्टिकल लुकअप जो हमने लास्ट टाइम देखा उसमें से उसने कॉलम को तलाश करना है, जबकि इसने रो को करना है। यहाँ पे अब देखिए इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ए भी तो मैंने खुद से लिख दिया, जबकि ये 1 भी मैंने यहाँ पर खुद से लिख दिया। 1 क्या है, इनफैक्ट ये वैल्यू है ए में से, ए रो में से कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। आर्जी तौर पर मैंने इस 1 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं फार्मूला कॉन्फ़िगर करूँगा। मैं चाहता हूँ 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाए। अब 1 के अगेंस्ट ज़रा आप देख लें, इसका सेल क्या है, A10 है, तो वो उसकी मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं अब लिख रहा हूँ जी फार्मूला हॉरिजॉन्टल लुकअप का, हॉरिजॉन्टल H लुकअप इसको कहते हैं, H लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद आपको ये वाला देना है, A10 देना है, ठीक है, A10, जहाँ पर ये आपका 1 पड़ा हुआ है वहाँ 1 को जिसको तलाश करना है ए में, ठीक है ना, ये जो सेल है ये वाला, राइट। उसके बाद आपने कॉमा डालकर इस टेबल को सिलेक्ट करना है। ये टेबल की जो डोमेन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक, ठीक है जी, कहाँ से, A4 से लेकर H5 तक, ठीक हो गया। फिर अगेन कॉमा डालकर आपने जनाब देना है, अब वो मांग रहा है नंबर, जिसमें आपने वर्टिकल लुकअप में नंबर दिया था ना 4th कॉलम, तो यहाँ पे कौन सी रो है, ये बी की सेकंड रो है, फर्स्ट रो तो ये इटसेल्फ है ना ए की, जबकि दूसरी रो में से आप तलाश करना चाहें, अगर यहाँ तीसरी रो होती सी की और चौथी रो होती डी की, तो उसमें से अगर आप तलाश करना चाहते तो आप 3 या 4 भी दे सकते थे, मगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 देता हूँ क्योंकि मैं सेकेंड रो में से तलाश करना चाहता हूँ। कॉमा डाल के आपने दे दिया जनाब 0, और 0 इज़ फॉर फॉल्स, ताकि वो एग्जैक्ट, बस उन्होंने 0 और 1 रखा हुआ है, एक एग्जैक्ट मैच है और एक अप्रॉक्सीमेट मैच है। हम अप्रॉक्सीमेट मैच पे नहीं जाते, वो भी होता है कि अप्रॉक्सीमेट मैच करीब करीब की वैल्यू दे देगा जो भी हायर है या लोअर है, राइट जी। 0 पर एग्जैक्ट मैच है। मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो वो मुझे वो क्या देगा, 2 देगा, 2 देना चाहिए, लेट्स सी 2 दे रहा है, ठीक हो गया। तो जनाब और ज़रा देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं क्या ये और भी वर्क कर रहा है। मैं यहाँ अगर 12 देता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 16 मिलना चाहिए, देखिए 16 दे दिया, ठीक हो गया जी। 9 पर वो मुझे 11 दे रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये जो था क्या था आपका हॉरिजॉन्टल लुकअप, राइट। अच्छा, इसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि एक और भी होता है, एक सिंपल लुकअप की कमांड भी होती है जो कि दोनों को एक ही कमांड में दोनों के लिए, वर्टिकल के लिए भी चलती है और हॉरिजॉन्टल के लिए भी, लेकिन वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया वो, लेकिन ये वो आप खुद से इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं।
अब हम स्टडी करने जा रहे हैं जी डेट फंक्शंस। और डेट फंक्शंस में सपोज़ मेरे पास ये कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पर गिवन, इनको मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं टुडे का फंक्शन यूज़ करता हूँ और उसके लिए मैंने लिखा जनाब इज़ इक्वल टू टुडे, और टुडे डालने के बाद सिर्फ पेरेंथीसिस देनी है स्टार्ट एंड क्लोज करके। एंटर जैसे करूँगा उसने मुझे दे दी। और ये जो भी सिस्टम डेट होती है ना, अगर सिस्टम डेट मैंने कोई बैक की कॉन्फ़िगर की होगी तो वो मुझे बैक की कोई डेट दे देगा। तो इस तरह से वो वर्क करता है। राइट जी, अब देखिए यहाँ पे उसने सिस्टम डेट ठीक नहीं दी, मैंने बैक वाली डेट कॉन्फ़िगर की हुई है तो इस तरह से। जबकि नाउ में वो मुझे टाइम भी दे रहा है। देखिए मैं नाउ को यूज़ करता हूँ तो उसने मुझे टाइम भी दे दिया और उसने मुझे डेट भी दे दी। राइट, अब देखिए मेरे पास ये डे का फंक्शन है, ये कब यूज़ होता है। सपोज़ मेरे पास एक डेट है, ऑलरेडी कोई डेट यहाँ लिखी हुई है, मुझे नहीं समझ आ रही ये 4 क्या है और 5 क्या है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मुझे डे चाहिए, इस डेट में से डे कौन सा है। ठीक है, तो वो डे इसमें से फाइंड करने के लिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इज़ इक्वल टू लिखूँगा और डे का फंक्शन में डे, और इसको मैं इनपुट दे दूँगा ये वाला सेल। ठीक हो गया, ताकि ये डे का फंक्शन मुझे इसमें से डे बता दे। जैसे ही एंटर करूँगा उसने मुझे बता दिया जनाब 4। बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पर भी वही डेट है, ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पर मंथ का फंक्शन यूज़ करूँगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए इस डेट में मंथ क्या है। और एड्रेस मैं इसी का इसका दे देता हूँ। एंटर मैंने जैसे किया उसने मुझे दे दिया 5, आपका मई जो है वो मंथ है। ठीक हो गया, इसी तरह ईयर चाहिए मुझे। यहाँ पे आपको लॉजिक तो नहीं समझ आ रही कोई, ठीक है, कि इस डेट में से मैं ईयर क्यों निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन समटाइम्स कोई एप्लीकेशन हो सकती है आपकी कि वहाँ सिर्फ आपको ईयर चाहिए होता है ना, कि भाई कौन से ईयर की किसी की पैदाइश है या किसी के कौन से ईयर, सिर्फ ईयर चाहिए होता है, तो वहाँ फिर आपको ये फंक्शन लगाना पड़ेगा ईयर। और इस ये दे एंटर किया मैंने, मुझे ईयर मिल गया। बिल्कुल इसी तरह मैं चाहता हूँ सपोज़ ये मैंने अगर फंक्शन यूज़ करना है और ये वाली डेट्स तो चले मैं नहीं लेता, मैं कुछ और डेट्स ले लेता हूँ। मैं यहाँ 6 ले लेता हूँ और यहाँ डे मैंने 6 ले लिया, मंथ जनाब मैं 3rd ले लेता हूँ और ईयर मैं 2016 ले लेता हूँ। ठीक हो गया। सपोज़ मैं इसकी डेट बनाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ये डेट का फंक्शन यूज़ करना है, इज़ इक्वल टू डेट। अब देखिए मैंने सबसे पहले, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले वो कह रहा है ईयर दें। ठीक है, ईयर के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। मंथ के लिए फिर ज़ाहिर है ये 3rd, ठीक है 3, इसका मैंने दे दिया एड्रेस, अगेन कॉमा। और डे के लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसको मैंने क्लोज़ किया और एंटर किया, उसने मुझे डेट इसकी बना दी। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन कर दिया उसने एक इसमें डेट के थ्रू। तो इस तरह से मैंने डेट के फंक्शंस को मैंने मैनिपुलेट किया। अच्छा, नेक्स्ट ज़रा देखते हैं किस तरह से आप मौजूदा डेट में अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ अगर आप मौजूदा डेट में कुछ डेज़ ऐड करके कुछ डेट निकालना चाह रहे हैं तो फिर कैसे करेंगे। सपोज़ मेरे पास ये डेट है, मौजूदा करंट डेट है, और ये आप ऐड करना है, इसमें 5 ऐड करना है। ठीक है, 5 डेज़ जस्ट इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर डेट कैसे बनेगी, आपने जस्ट इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, इज़ इक्वल टू मैं इसका एड्रेस देता हूँ, इसका एड्रेस क्या है B19, आगे लिखूँगा प्लस और इसका एड्रेस दे दूँगा दैट इज़ B20। जैसे इक्वल टू मैंने किया तो उसने मुझे देखिए 5 डेज़ ऐड करके एक डेट बता दी। तो यहाँ अगर सपोज़ मैं 65 अगर कर देता हूँ, देखिए मुझे वो क्या देता है, 69 कर देता हूँ, तो ये मुझे उसने उसमें ऐड कर दिया, यानी वो 2021 पर ले गया खुद से, उसने उसमें ऐड कर दिया। राइट, बिल्कुल इसी तरह अगर आपने माइनस करना है तो आप क्या करेंगे, इसको इसी तरह इसी वे में माइनस कर देंगे। आपने इसको ही लिया और फिर यहाँ माइनस प्रेस किया और फिर इसका एड्रेस दे दिया। ठीक हो गया, जैसे ही किया तो उसने 5 डेज़ में से माइनस कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप 5 मंथ्स ऐड करना चाह रहे हैं इस मौजूदा डेट में, तो आपने इनफैक्ट इनको ऐड तो अब नहीं कर सकते, वहाँ तो डे में तो हमने इनको ऐड कर लिया था और वहाँ उसने डे में उसके ऐड कर दिया था, मगर यहाँ इस तरह से अब नहीं होगा। यहाँ हमें इसके लिए डेट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। मैं इधर स्टार्ट करता हूँ इज़ इक्वल टू डेट से। अब देखिए जैसे ही डेट लिखा मैंने, अब वो ईयर मांग रहा है। ईयर के लिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा ईयर
और उसको ईयर को मैं पैरामीटर पास कर दूंगा ये वाला। ठीक हो गया। कॉमा, उसके बाद मैं मंथ मुझे चाहिए, मंथ मंथ ज़ाहिर है इसी डेट में से ही निकालेगा, इसी डेट में से ये मंथ भी निकालेगा। मैंने अगेन इसका वो पास कर दिया। अब देखिए मंथ में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ ना 5, तो ये जो मंथ मैंने अब लिखा है ना इसमें मैं 5 को ऐड कर दूँगा। आगे फिर उसी तरह ज़ाहिर है मुझे डे का चाहिए, डे का मैं फंक्शन देकर इसको पैरामीटर दे दूंगा फ़लाँ ये जो डेट है इसमें से डे निकाल लो, ऑटो खुद से वो निकाल लेगा। इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँ। अब देखिए मेरे पास जो आना चाहिए फिगर यहाँ पर, तो उसने मुझे यहाँ पर 5 मंथ्स ऐड करके दे दिया। अब आपने देखा मैंने फार्मूला कैसे यूज़ किया है, यानी मैंने ये जो डेट थी ना जिसमें मैं मंथ्स ऐड करना चाह रहा था, इसी में से मैंने डेट के फार्मूला यूज़ करके तीनों चीज़ें डिराइव कर ली और सिर्फ मंथ वाले पोर्शन में 5 ऐड करवा दी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैंने माइनस करना है तो मैं अगेन वही चीज़ कर सकता हूँ, इज़ इक्वल टू डेट, और इस डेट में मैं चाहता हूँ ईयर सबसे पहले आएगा और ईयर को मैं वही पैरामीटर पास करूँगा ये वाला। ठीक हो गया। और फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज, और मंथ में ज़ाहिर है मैंने माइनस करना है तो मंथ में से इसमें से डिराइव करके मैं मंथ इसको क्लोज करके अब इसमें यहाँ माइनस कर दूँगा -5, और फिर मैं यहाँ डे का फंक्शन कॉल कर लूँगा। और ये तरतीब से करने हैं, ज़ाहिर आपको ईयर पहले लिखना है, मंथ बाद में लिखना है और डे एंड पे लिखना है। तो ज़ाहिर है उसने एक तरतीब रखी हुई है इस फंक्शन की, आप डे मंथ को पहले नहीं ला सकते। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर। देखिए अब मेरे पास मेरे पास एग्जैक्टली 5 मंथ्स उसने माइनस कर दिए। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने ईयर में करना है आप ईयर में भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए 5 ईयर्स आपने ऐड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, डेट, इसमें से पहले ईयर निकालेंगे, ईयर, और ईयर को पहले पैरामीटर इसका पास करेंगे जिसमें से निकालनी है, और ज़ाहिर है हम इसी ईयर में हमने ऐड करना है तो यहीं पर ऐड भी करा देंगे। 5 ऐड करा दिया। उसके बाद अब मुझे मंथ चाहिए, मंथ, इसमें से वो मंथ निकालेगा, कॉमा डे, अगेन वही पैरामीटर पास किया और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखें इसमें इसने 5 ईयर्स ऐड कर दिए। बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ। डेट यहाँ ज़ाहिर है माइनस करवाऊँगा ईयर के लिए, मैं क्लोज करके यहाँ मैं कर दिया माइनस, और इधर अगेन मंथ का उसी तरह, और फिर डे का। तो ये हो गया जनाब आपका, बैक हो गई डेट, 5 ईयर्स बैक हो गई। तो इस तरह से आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप सपोज़ डेज़ फाइंड करना चाह रहे हैं डेट ऑफ बर्थ से अब तक मौजूदा डेट तक। तो उसके लिए आपके पास ये एक अज्यूम्ड डेट ऑफ बर्थ गिवन है और करंट डेट सपोज़ ये है अगर, तो आप ये कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए आपको डेट डिफरेंस का, मैंने आपको बताया था, डेट डिफरेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। फंक्शन इज इक्वल टू डेट डिफ, और डेट डिफ के बाद डेट डिफ में आपने इनफैक्ट इसका एड्रेस देना है। ठीक है, पहले इसका कॉमा डालकर फिर इसका, क्योंकि उसमें से आपने इसको माइनस करना है, और उसके बाद आपने क्योंकि आप चाहते हैं ईयर्स फाइंड करना तो यहाँ पे आप y दे देंगे। ठीक है जी, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा वो मुझे ईयर्स दे देगा, अब तक डेट ऑफ बर्थ से अब तक जितने ईयर्स हो चुके हैं। देखिए उसने मुझे दे दिया 25 ईयर्स, लेकिन इसने यहाँ पर राउंड करके मुझे दिया। ठीक है, राउंड करके। अभी तो कुछ यकीनन उसने डिवाइड करने के बाद कुछ मंथ्स बच गए, कुछ डेज़ आपके बच गए, यानी तो जो 25 से ऊपर जा रहे हैं। अब आपको नहीं पता कि वो क्या है, वो भी हम ज़रा कैलकुलेट करेंगे आगे एग्जैक्ट। अब मंथ्स के लिए मैं क्या करूँगा, बिल्कुल इसी तरह से मैं डेट डिफ का फंक्शन यूज़ करूँगा, डेट डिफ, और अगेन इसको माइनस, इसको अगेन ये पैरामीटर दूंगा, कॉमा डालकर ये वाला पैरामीटर,
और अब मुझे चाह रहे मंथ्स चाहिए, टोटल मंथ्स मेरे एज से लेकर डेट ऑफ बर्थ से लेकर अब तक कितने हो गए, तो ये फिगर अब मुझे मंथ्स दे देगा। इसने मुझे मंथ्स दे दिए, देखिए इतने मंथ्स हुए। बिल्कुल इसी तरह मैं ईयर्स फाइंड कर सकता हूँ, कितने सॉरी डेज़ की फाइंड कर सकता हूँ, कितने डेज़ हो चुके हैं मुझे बर्थ से, इज इक्वल टू डेट डिफ, यहाँ पे मैं इसका डेट ऑफ बर्थ कॉमा मौजूदा डेट कॉमा, अब मुझे डेट चाहिए तो मैंने यहाँ पर जनाब डेट दे दी और इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट, एंटर। तो उसने मुझे टोटल डेज दे दिए, कितने आपके डेज बन गए। ये तो टोटल डेज हैं, ठीक है। जबकि अब मुझे असल में ज़ाहिर चाहिए कि कितने ईयर्स, कितने मंथ्स और कितने डेज। अब देखिए ईयर्स मुझे चाहिए, इसके लिए अगेन मैंने डेट डिफ का फंक्शन यूज़ किया। ये तो सेम वही वाला फंक्शन है जो हमने ऊपर यूज़ किया। एक ये पैरामीटर कॉमा ये वाला पैरामीटर कॉमा ईयर्स, ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसने मुझे ईयर्स दे दिए, लेकिन अब मुझे रिमाइंडर चाहिए मंथ्स का। ये टोटल आपके पास ये वाले हैं ना मंथ्स, इनको अब आपने इनफैक्ट डिवाइड करना है। इनको अब आप डिवाइड करेंगे ईयर से, तो आपके पास जो भी मंथ्स बच जाएंगे तो वो हम एक और पैरामीटर है, देखिए मैं अब कैसे वो कर रहा हूँ, डेट डिफ का यूज़ कर रहा हूँ, डेट डिफ, और इसके अलावा फिर मुझे यही वाला पैरामीटर चाहिए कॉमा, फिर अगेन मौजूदा डेट का पैरामीटर। अब यहाँ पर मैं y के साथ m दे दूँगा, y m। ये इसलिए दिया क्योंकि ये y से डिवाइड करेगा और जितने मंथ्स होंगे बच जाएंगे वो मुझे रिमाइंडर जो है वो मुझे दे देगा। तो इसने देखें अब मुझे 3 मंथ्स जो है वो बच गए तो वो मुझे दे दिया, लेकिन अभी उसने डेज़ का नहीं बताया जा रही, ये सिर्फ मंथ्स ईयर्स डिवाइड करके जो मंथ्स बच गए इसने मुझे बता दिया। अगेन मुझे डेज़ के लिए भी रिमाइंडर डेज़ अगर फाइंड करने हैं, मंथ्स पूरा ठीक है, आपके ईयर्स भी हो गए मंथ्स भी हो गए, अब कितने डेज़, तो उसके लिए मैं डेट डिफ का फंक्शन दोबारा यूज़ करूँगा और यहाँ पर अगेन ये पैरामीटर कॉमा ये पैरामीटर मौजूदा डेट का। यस, अब चूँकि मुझे चाहिए डेज़, मैं चाहता हूँ मंथ्स से वो डिवाइड हो और मेरे पास क्या बच जाए, फिगर डेज़ बच जाए। तो जैसे ही मैं इसमें एंटर करूँगा तो मेरे सामने फिगर आ जाएगा 24। तो यहाँ उसने मुझे दे दिया जनाब फिगर 24। अब ये बस आपने ये याद रखना है, यहाँ पर इस फार्मूले में ज़रा देखिए, फार्मूला बार में आ जाए। यहाँ पर उसने क्या किया था, y से डिवाइड किया था और मंथ्स बच गए थे। जबकि दूसरा जो फार्मूला है ना ये वाला, इसमें वो इस मंथ से डिवाइड कर रहा है जबकि और मुझे दे क्या रहा है, d दे रहा है। तो यहाँ पर आपने जो है वो सिंपल y m और d यूज़ नहीं किया, बल्कि m d और y का y और m का कॉम्बिनेशन यूज़ किया ताकि आपको रिमाइंडर मिल जाए। तो इस तरह से जनाब ये आपके बच गए 25 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 24 डेज इज़ योर टोटल। ये आपके जो बन रहे हैं, ये अक्सर आपको इंटरव्यू में कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है और हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। वैसे तो आजकल अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो ऑनलाइन आपको वेबसाइट बता रही है उनके बैक पे भी तो आखिर इसी तरह के फार्मूले हैं ना जो चल रहे हैं। तो इनकी एप्लीकेशन अपनी जगह है, इन फार्मूलाज़ की एप्लीकेशन अपनी जगह है। अगर आपको ये फार्मूलाज़ नहीं आएंगे तो आप वो वेबसाइट वगैरह को इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन नहीं कर सकते। असल में बैक एंड पर इसी तरह के फार्मूले वर्क हो रहे होते हैं जो उस वेबसाइट पे भी कंप्यूटेशन हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है फार्मूला हाइडिंग। फार्मूला हाइडिंग कैसे करें, सपोज मैं छोटा सा एक फार्मूला लिख लेता हूँ, 5 और 10 को मैंने ऐड करना है यहाँ पर। ठीक हो गया जी, कैसे ऐड करना है, कॉमा दिस वन, ये मैंने ऐड कर लिया। ठीक हो गया। इसके साथ साथ सपोज मैं यहाँ पर भी कुछ फिगर ऐड कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, तो इसने यहाँ ऐड कर दिया। अब ये जो फार्मूला है यहाँ लिखा हुआ, ये तो फिगर है, सिंपल डाटा एंट्री कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं सिंपल डाटा एंट्री कर रहा हूँ, इन दोनों का सम है ये, यहाँ फार्मूला लगा हुआ है ये वाला। अब मैं चाहता हूँ ये हाइड हो जाए, तो हाइड करने के लिए बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने शीट, याद होगा आपको, रीड ओनली बनाया था इस डॉक्यूमेंट को, शीट को
कैसे बनाया था? सबसे पहले आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी सेल्स हैं ना, ये देखें यहाँ पर, वो लॉग्ड हैं आपके। यहाँ पर प्रोटेक्शन में जाके आप देखेंगे तो देखें लॉग्ड हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फार्मूला अगर मैंने हाइड करना है उसी तरह से सबसे पहले मैं तमाम शीट को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पर जाकर सबको मैंने अनलॉक कर दिया। ठीक हो गया, सारी शीट अब आपकी क्या हो गई, अनलॉक हो गई। उसके बाद मैंने जस्ट ये वाले जो जहाँ फार्मूला लिखा हुआ है सिर्फ इसको लॉक किया। अगेन गया मैं फॉर्मेट सेल्स पर, प्रोटेक्शन पर, और इसको देखें लॉग भी कर दिया। देखें साथ साथ मैंने इसको क्या किया, लॉग भी कर दिया और साथ साथ हिडन पे भी चेक कर दी। पहले हिडन को यूज़ नहीं किया था हमने, अब मैंने इसको हिडन भी कर दिया, ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया, जाहिर है मुझे इसको शीट को प्रोटेक्ट भी करना है और उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पासवर्ड लगा दूँगा शीट पर। पासवर्ड लगा दिया 1 2 3, ओके 1 2 3, ओके। अब ये शीट जनाब हो गई प्रोटेक्टेड। अब ज़रा देखें, मैं जैसे ही इस 15 पे क्लिक करूँगा आपको फार्मूला ऊपर नज़र आया, यहाँ नहीं आया ना फार्मूला बार पे, देखें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। 10 पे क्लिक किया, कुछ भी फार्मूला बार में नज़र नहीं आया। बिल्कुल इसी तरह मैं इसको मॉडिफाई ज़रूर कर सकता हूँ। इस 5 की जगह मैं 8 करूँगा तो इस ये वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ मैं अगर 15 करूँगा तो ये वर्क ज़रूर कर रहा है, फार्मूला बैक एंड पे वर्क ज़रूर कर रहा है, मगर हिडन है, आपको नज़र नहीं आ रहा। आप इसको वो नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। इनको आप सिर्फ आपने पूरी शीट में इन 2 सेल्स को लॉक कर दिया। तो इस तरह से आप फार्मूला हाइड कर सकते हैं। अब ज़रा हम देख लेते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़। आज का तो बाकी चीज़ें हो गई हमारी। सबसे पहले हमारे पास है ऑल्ट के लिए, सपोज ये मेरे पास एक शीट है और इस वक्त मैं यहाँ पर चाहता हूँ सबका सम करना चाहता हूँ। मैंने क्या प्रेस किया जी, ऑल्ट इक्वल टू का साइन ऐड किया, ठीक है। सिर्फ 2 ही चीज़ें की मैंने, ऑल्ट और प्लस। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने मुझे कर दिया और एंटर करना है मैंने, वो मुझे उसने सम दे दिया। बिल्कुल इसी तरह मैं इसको अब ड्रैग करके सबके नीचे ले जाऊंगा तो उसने मुझे सबका सम दे दिया। देखें कितना आसान सा है, सम करना तो मुश्किल ही नहीं, क्विक सम कहलाता है ये। अच्छा नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है दैट इज़ कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 से हम कुछ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैं गया था राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पर, तो यही विंडो अगर आप कंट्रोल 1 से भी कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल 1 किया तो ये विंडो डायरेक्ट ओपन हो गई। अगर आप चाहते हैं फॉर्मेट कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट है शिफ्ट F3 फॉर इंसर्टिंग द फंक्शन। आप अगर चाहें तो यहाँ जैसे मैं शिफ्ट F3 करूँगा तो ये एक फ़ंक्शन ओपन हो गया। आप यहाँ से कोई भी फंक्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और ये फंक्शन fx पे भी प्रेस करके देखिए, यहाँ पे आपके फार्मूला बार के साथ fx गिवन है, आप इसे प्रेस करके भी ला सकते हैं। तो शॉर्टकट की है। नेक्स्ट आपके पास टैब है, फॉर एग्जांपल टैब के थ्रू आप आगे जा सकते हैं, जबकि शिफ्ट टैब करके रिवर्स आ सकते हैं। एस्केप देखिए समटाइम्स यहाँ सपोज मैं अगर फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। यहाँ सपोज मैंने पहले इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद प्लस का साइन डालकर मैंने इसे सिलेक्ट किया। सपोज अगर मेरा फार्मूला रॉन्ग हो गया, मैंने फ़ौरन एस्केप की प्रेस की और ये मेरे पास न्यूट्रल हो गया, बैक चला गया। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है समटाइम, ताकि कोई गलत वो फॉर्म आपकी शीट में कुछ रॉन्ग जो है ना फार्मूला वो ना हो जाए। नेक्स्ट आपके पास F2 है। ये देखिए आपके पास सिलेक्टेड है, मैंने जैसे F2 प्रेस किया वो एडिटेबल मोड में आ गया, मैं इसमें कुछ राइट कर सकता हूँ। अच्छा जी दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कुछ नई चीज़ आपके सामने आई होगी आज। क्विट करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह पावर पॉइंट स्टार्ट लेते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, अस्सलाम वालेकुम।